हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा वाटिका। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग वीडियो को किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दीजिएगा। आज के इस सेशन में बीपीएससी टीचर क्लास 1 to 5 यानी प्राथमिक शिक्षक और क्लास 6 to 8 यानी माध्यमिक शिक्षक दोनों के लिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में लाभदायक होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाजीरा। हाजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है और यह गुजरात के सूरत शहर में स्थित है। कहां पर? सूरत में स्थित है हाजीरा बंदरगाह। और यह एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है। और गुजरात के अन्य प्रमुख बंदरगाह की बात की जाए तो जैसे कांडला हो गया, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कांडला बंदरगाह के बारे में। बेदी बंदरगाह हो गया और मुद्रा हो गया, जामनगर हो गया, जामनगर, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। ओखा बंदरगाह, भावनगर, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगर यहां पर जैसे दिया गया पारादीप बंदरगाह के बारे में, तो पारादीप बंदरगाह कहां पर है? यह ओडिशा में स्थित है। और ये पनम्बूर, तो पनम्बूर बंदरगाह कहां स्थित है? कर्नाटका के मैंगलोर जिला में। कौन सा? मैंगलोर जिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी की वाव। रानी की वाव जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है। और रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और यह गुजरात के पाटन में स्थित है। कौन सा? पाटन जिला में स्थित है। और यह एक बावड़ी है जो सीढ़ी वाला कुआं है, कुछ इस तरह से सीढ़ी नुमा एक कुआं है रानी की वाव। और इसका चित्र 100 रुपए के नोट पर अंकित है। ठीक, ये सभी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 100 रुपए की नोट पर किस चित्र का वर्णन किया गया है? रानी की वाव दे देगा, लाल किला, ये सभी देगा। तो 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि घुमड़ा पदर बांध, दुधवा बांध, ये हीराकुंड बांध, और भी है टिकरपाड़ा बांध हो गया। ये सभी महानदी पर स्थित है। कौन कौन? घुमड़ा पदर बांध, दुधवा बांध, हीराकुंड और टिकरपाड़ा बांध, ये सभी महानदी पर स्थित है। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, क्योंकि विकल्प के अनुसार इस खेती का पारंपरिक विधि द्वारा नई पद्धति के विकास के लिए अधिक, इससे जो ऑप्शन दिया गया है सभी इसमें हो जाएगा। जो पारिस्थितिक कृषि प्रणाली में जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है और यह कृषि सतत विकास को दर्शाता है। जैसे बीज बचाओ आंदोलन जो था, ये बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में, कब? 1980 के दशक में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हेवल घाटी क्षेत्र में हुआ था। कहां पर? हेवल घाटी क्षेत्र, इस जगह पर हुआ था यह बीज बचाओ आंदोलन। ठीक, तवा मत संघ जो है, ये तवा मत संघ, ये इसकी स्थापना मछुआरों की एक सहकारी समितियां होती है। इस संघ के द्वारा निजी ठेकेदार को दिया जाता है मछली पकड़ने के लिए, जिसमें ठेकेदार को विरोध किया गया था, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक बच गया, नवधान्य आंदोलन। तो यह जो हुआ था ये भी 1980 के ही दशक में हुआ था। 1980 के दशक में वंदना शिवा जो थे, वंदना शिवा यहां लिख देते हैं, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। वंदना शिवा, उनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और यह जैव विविधता संरक्षण और जैविक खेती के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? नवधान्य आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हाँ, सरदार सरोवर
परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर जो नमगांव के पास है, आधार तल से 163 मीटर आधार तल से, बेसिक तल से ऊंचा बनाया गया था। और सरदार सरोवर परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर गुजरात में यह बांध और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध निर्माण किया गया। और सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित क्षेत्र जो होता है, यह पर्यावरण का विस्थापन हो जाता है। और यह राज्य मध्य प्रदेश और सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन कौन सा है? गुजरात। इसमें से अगर जो बोला जाए तो ये दोनों राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हैं इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्मित हुई है, परंतु इसमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई है, क्यों हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपर्युक्त में से कई विकल्पों में सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई है, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और ज्यादा भयावह हो गई है, और भी ज्यादा स्थिति बन गई है। बाढ़ क्या एक प्राकृतिक आपदा होता है बाढ़, और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अधिक वर्षा होने से और पर्यावरण कारणों से ग्लेशियर अधिक पिघलने लगता है, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने, जो बाढ़ आयोग है राष्ट्रीय, तो इसके द्वारा 4 हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कितना? 4 हेक्टेयर भूमि इसको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे अधिक जो बाढ़ आता है वो प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? तो वो सभी राज्य हो जाएंगे कौन कौन से? असम हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, और यूपी और पंजाब। इन सभी राज्यों में अधिक बाढ़ की स्थिति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर जल वर्षा संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया है। तो यह कौन है? तमिलनाडु। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तमिलनाडु। यह पहला राज्य है जो छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी अधिकार दे दिया है। यह परियोजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा 2001 में सभी ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया गया था, और इस तकनीक का यह हिस्सा बन गया, जिसके माध्यम से छत के जल संग्रहण क्षेत्र में जल को एकत्र किया जाता है और जलाशयों में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए उपयुक्त नामों के लिए निम्नलिखित दिए गए कूट को सही विकल्प का चयन करने बोला जा रहा है। यहां पर पहला तो इसको मिलान करना है, ठीक, उसके बाद इसका देख लेते हैं। एक तरफ दिया गया है देश और एक तरफ स्लैश और बर्न कृषि का नाम, इसको मिलान करना है आपको। मैक्सिको जो है यह स्लैश या बर्न कृषि का नाम है, कहाँ का, कौन सा नाम है इसका? तो ये हो जाएगा मिल्पा, ऑप्शन 2 मिल्पा। ब्राजील का क्या हो जाएगा? रोका, ऑप्शन 1। वियतनाम का क्या हो जाएगा? रे। और इंडोनेशिया का क्या हो जाएगा? 3 लादांग। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 4 हो गया और डी का 3 हो गया। 2 1 4 3। आगे बढ़ते हैं कूट की तरफ। देख लीजिए 2 1 4 3 ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। भूदान ग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरुआत किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। यह आंदोलन भारत में 1951 ईस्वी में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया और सामाजिक आर्थिक आंदोलन था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21, कौन सा? एजेंडा 21, इसमें क्या निहित है, यह पूछा जा रहा है। इसमें निहित क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक महत्वपूर्ण नगर है, ये वहां पर यह एजेंडा प्रस्तुत किया गया था। और 1992 ईस्वी में जब प्रथम पृथ्वी जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था, तो इस जलवायु शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक सतत विकास, जलवायु परिवर्तन संरक्षण, जैव विविधता, ऐसे कई वैश्विक महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया गया था। ठीक, तो इन सभी में पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति, वैश्विक सतत विकास, इन सभी पर यह
विचार किया गया था इस एजेंडा के तहत, कहाँ पर? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। चाइना सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है और विश्व में लौह इस्पात, सूती वस्त्र, चावल, रेशम वस्त्र और सीमेंट का उत्पादन भी चीन में सबसे ज़्यादा होता है। और अगर बात आए जूट उत्पादन का, तो विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है? अपने देश इंडिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? यह लिखा गया था शुमाकर के द्वारा। किसके द्वारा? शुमाकर के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह किया गया था 1960 ईस्वी में, 1960 में हुई थी। अगर इसी तरह और भी पूछा जाए इसी से संबंधित, जैसे BRO है, तो BRO की स्थापना कब हुई थी? तो 7 मई 1960। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महुआ पेड़ की। महुआ का पूजा किया जाता है छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल जनजाति द्वारा। और कदम की पेड़ की भी पूजा करते हैं ये लोग। कौन सा? कदम पेड़ का भी। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सके, इसलिए आपको बता दे रहे हैं। और उड़ीसा और बिहार की जनजातियों में विवाह समारोह में इमली के पौधा की पूजा की जाती है। और बिहार के मिथिला क्षेत्र में उपनयन संस्कार के दौरान बांस की पूजा की जाती है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27%। यह क्षेत्र पठार से आच्छादित है। और भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल का 10.7% यह उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। और इसका जो है 18.6% भाग पहाड़ियां फैली हुई है, इस 10.7% का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी आपको बताए थे, यह है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क्स हैं वो आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी नेशनल पार्क्स हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, जो इंडिया में जितने भी नेशनल पार्क हैं, तो वो उस वीडियो का लिंक कमेंट कर देंगे, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, और वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। यहाँ पर कितना है? 85.53% भाग है। और सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम वन क्षेत्र जो है, तो वो कौन कौन सा जिला है और कौन कौन सा राज्य है? हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और गोवा हो गया। इन सब जगहों पर, इन राज्यों में वन क्षेत्र सबसे कम है। और ISFR 2021 का जो रिपोर्ट निकला था उसके अनुसार कुल मैंग्रोव वन कितने होंगे? 4992 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, 1992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र हो गया। क्योंकि मैंग्रोव से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्यजीव अभयारण्य का सीमांकन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? अभी बताए थे आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर यह बनाया गया है। यह बांध नर्मदा नदी पर। और कौन कौन से बांध बनाए गए वो भी बताया था अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पलार या पालर पानी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में यह पलार या पालर पानी यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा का संग्रहण आम तरीका है, जो भी बताए थे आपको। और जैसलमेर जिला जो है, जैसलमेर जिला के खादीन और अन्य क्षेत्र में जोहर इसके उदाहरण है। खादीन और जोहर इसके एग्जाम्पल्स हैं पालर पानी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में बताए थे।
तमिलनाडु में यह योजना 2001 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिससे चेन्नई की भू जल स्तर में 50% की वृद्धि हो गई थी। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है। और यह क्षेत्र जो है पहला तेल कुआं है जिसकी खोज 1958 ईस्वी में खुदाई के दौरान की गई थी और 1961 ईस्वी में इस क्षेत्र को प्रारंभ कर दिया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को सर्ववृद्धि फव्वारा कहा था। क्या कहा था? सर्ववृद्धि फव्वारा कहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1867 ईस्वी में माकूम क्षेत्र, कौन सा? माकूम क्षेत्र में पहली बार तेल निकाला गया था। कौन सा? माकूम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। हिमाचल प्रदेश में स्थित है यह क्षेत्र। और पुगा घाटी भूतापीय संयंत्र लद्दाख में है। लद्दाख की बात की जाए तो पुगा घाटी है। लद्दाख से संबंधित, कश्मीर से संबंधित अभी मामला गर्म है पूरा करंट में, तो लद्दाख कश्मीर से प्रश्न बन सकते हैं, ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज है। और इसके अंतर्गत, इसके अलग अगर बात की जाए तो एस्बेस्टस जैसे हो गया, एस्बेस्टस, और भी कई सारे हैं जैसे पाइराइट हो गया, उसके बाद नमक हो जाएगा, और गंधक हो गया, हीरा हो गया, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट, गिरनाइट, ये सभी खनिज अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं, ठीक। अगर धात्विक खनिज पूछा जाए तो धात्विक खनिज कौन कौन से हो जाएंगे? तो लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, टंगस्टन हो गया, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट हो जाएगा, फिर सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, टीन, इल्मेनाइट, ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आएंगे। लोहा और मैग्नीज के भंडार देश में प्रीकैम्ब्रियन संरचना के अंतर्गत आते हैं। कौन से संरचना? प्रीकैम्ब्रियन, जिसको कहा जाता है हिंदी में धारवार। ज्योग्राफी में आप चैप्टर पढ़े होंगे, धारवार शैल समूह, इसके अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में। पंजाब में सबसे अधिक खपत होती है क्योंकि पंजाब में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रहा था और पंजाब में गेहूं और चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो सबसे ज़्यादा है और हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र से था। ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इजी क्वेश्चन है। तो ये मिट्टी जो है एक से अधिक जगहों पर पाई जाती है। तो यह इस मिट्टी में जो होता है आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। उसमें क्या होती है? आयरन और सिलिकन, इसमें ज़्यादा पाया जाता है इस मिट्टी में, ठीक। और यह मिट्टी जो है किसकी खेती के लिए? चाय और इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाती है। चाय और इलायची, लेटराइट मिट्टी में खेती सर्वाधिक की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, इन सभी जगहों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। और भारत का उद्यान किसको कहा जाएगा? तो यह कहा जाता है बेंगलुरु को। और बगीचों का शहर की बात की जाए तो कपूरथला हो जाएगा। मलय का देश हो जाएगा तो कर्नाटक को कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन देते हैं कि मसालों की रानी किसको कहा जाता है और मसालों का राजा किसको कहा जाता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। काली मिर्च और इलायची, आप लोग कमेंट कीजिए कि इन दोनों में से किसको मसालों का राजा कहा जाता है और किसको मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान की जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर मिट्टी को जलोढ़, नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल
पृथक करता है, किसको किससे अलग करता है 10 डिग्री चैनल, तो यह अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने का काम करता है। ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। और सब आप ना एक एटलस बुक ले लीजिए, वहाँ पर देखिएगा जितने भी चैनल्स हैं, जितने कौन कौन से समुद्र किसको जोड़ते हैं, किसको अलग करते हैं, तो ये सभी आप लोग जानिएगा। आप लोग एक चीज़ कमेंट कीजिए कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा जल संधि के द्वारा जोड़ा गया है, कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर यह दिशा है। और भारत में लगभग 80% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और शीतकालीन मानसून की दिशा उत्तर से पूर्व हो जाएगी, इसका रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, तो इसको जाना जाता है सांगपो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सांगपो नदी से। और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। कौन सा, जमुना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा गया है। कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश को कहा गया है भारत का इथियोपिया, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण सबसे अधिक है और बीमारू राज्यों की सूची में यह शामिल है। बीमारू राज्य कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट, बीमारू राज्य जितने लोग जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिए। बी फॉर बिहार, BI से बिहार हो जाता है। M फॉर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी जो है ओडिशा, ठीक, ये सभी राज्य है बीमारू राज्य में शामिल हो जाता है। उत्तर प्रदेश ही होगा, ओडिशा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और चावल हो गया, ज्वार हो गया, मक्का, कपास, मूंग, ये सभी कौन सा हो जाएगा, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और रबी फसल क्या होता है, रबी फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है यह। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई थी, इसी पठार से संबंधित है। और छोटा नागपुर पठार पर बहुत से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे लोहा हो गया, कोयला, मैग्नीज, तांबा, ये सभी खनिज इस पठार पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कोई भी नहीं है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है। कौन सी, इंदिरा गांधी परियोजना। और इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। क्या नाम था, राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी परियोजना का। तो इनमें से कोई भी नहीं है स्थित। तो ये जब भी देख लीजिए, चंबल परियोजना हो गया, भाखड़ा नांगल परियोजना हो गया, नागार्जुन सागर परियोजना, इन सभी को सर्च कर लीजिएगा कहाँ स्थित है। और उस राज्य से संबंधित अन्य परियोजनाओं के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय की खेती के लिए यह सबसे ज़्यादा घातक हो जाएगा। क्योंकि चाय की खेती के लिए जो 200 सेंटीमीटर वर्षा सबसे अधिक अनिवार्य है। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो यह होता है भारत के असम राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है। तो यह आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची पर आप सभी को बताए थे पॉलिटी के सेशन जो पिछला लेक्चर लिए थे, तो उसमें बताए थे समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया समवर्ती सूची के अंतर्गत आपदा प्रबंधन में दोनों आता है, ठीक। निम्न में से कौन
तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है पूछा जा रहा है, सुनामी से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी पर्वत की ऊंची चोटियों पर होने वाले प्राकृतिक घटना। तो यह शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि सुनामी जो पर्वत की चोटी पर होने वाली प्राकृतिक घटना नहीं है। सुनामी एक प्राकृतिक घटना है। सुनामी की बात की जाए तो यह जापानी शब्द है जो किससे किससे बना है, सू, TSU जापानी शब्द है, और नामी NAMI नामी। और जापानी भाषा में सू का अर्थ होता है, क्या होता है इसका अर्थ, सू का अर्थ होता है बंदरगाह, ठीक, और नामी का अर्थ होता है लहर, सुनामी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊसर मृदा, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो ऊसर मृदा पाई जाती है बिहार के सिवान जिले में। यहाँ पर बिहार की ही बात की गई है, तो बिहार के सिवान जिले में पाई जाती है। और सिवान जिला के मुख्यतः मृदा कौन कौन से, जलोढ़ मिट्टी भी है, वहाँ की मृदा जलोढ़ है, और सिवान में खादर मिट्टी को डोमेट कहा जाता है। क्या, डोमेट, यहाँ लिख देते हैं, डोमेट कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पर बांगर मिट्टी को बेल सुंदर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेल सुंदर। ये सभी शब्दावलियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेल सुंदर मिट्टी कहा जाता है सिवान में। अगला प्रश्न है, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊनी वस्त्र के लिए यह विख्यात है। किसके लिए? ऊनी वस्त्र के लिए। तो हमने कुल 50 प्रश्नों का अभ्यास इस सीरीज में कर लिया है। मिलेंगे अगले सीजन में एक नए सब्जेक्ट के साथ। यह सिलसिला जो कायम रहेगा, आपको पहले वीडियो में बताए थे, यह क्रम चलता रहेगा। अलग अलग विषयों से 50-50 प्रश्न का एक अभ्यास सीरीज लेकर आएंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।